So good morning everyone. Today we are going to study chapter 12 of 8th standard science textbook. Okay. And the name of the chapter is friction. So what we mean by friction? हिंदी में फ्रिक्शन को बोलते हैं घर्षण. ओके. तो फ्रिक्शन में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको जब मैं फोर्सेस पढ़ा रहा था, मोशन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया भाई फोर्सेस जो होते हैं basically if you study you will find that they are of contact and non-contact types. Okay, contact and non-contact. तो contact में मैंने बताया था आपको मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शन आया था उसमें, और जो मैंने बेसिक आपको एक आइडिया दिया था व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय फ्रिक्शन. ओके, सो कांटेक्ट में मैंने बताया था, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको मस्कुलर फोर्स एंड एक एग्जांपल था फ्रिक्शन. उस समय मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दिया था, ओवरव्यू दिया था कि व्हाट वी मीन बाय एक्चुअली फ्रिक्शन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल. ओके, so first of all, in your life, real life examples, where have you noticed frictional forces to come into play? For example, you have seen, take for an example, if there is a box. Okay, this is a box. हिंदी में बक्सा बोलते हैं ना, बड़ा वाला बक्सा, संदूक. ओके, तो बड़ा वाला जो बक्सा होता है आपका, क्या आप उसको इजीली उसको अगर खाली है तब तो आप उसको खींच लेते हैं, हिला लेते हैं. पर अगर वो पूरा भरा हुआ है, एग्जांपल ले लीजिए कि सामान से भरा हुआ है आपका बक्सा, देन इफ यू ट्राई टू पुश इट दिस वे, ओके, इफ यू ट्राई टू पुश इट विल नॉट मूव. व्हाई? इफ यू अगर आप उसको अकेले धक्का मार रहे हैं तो वो मूव नहीं करेगा. ऐसा क्यों होता है? उसी की जगह आप अपने पापा को बुलाते हैं, भाई को बुलाते हैं, और 2-3 आदमी मिलकर उसको पुश करते हैं तो वो मूव होने लगता है. तो होता क्या है, अगर इसको आप बेसिक तरीके से देखिएगा तो देखो इसका मोशन है इस तरफ. ओके, बॉक्स को आप इस तरफ पुश करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा. तो जो फ्रिक्शन है आपका इस डायरेक्शन में हमेशा अपोज करता है. जो भी आप मोशन उसमें देंगे, अगर मैंने इस बॉक्स को इस तरफ धक्का दिया तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा. जिस दिशा में आप उसको मोशन को लाएंगे उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन काम करता है. जैसे अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, मतलब पैर पे प्रेशर देते हैं. तो जब आप अपने फुट से चप्पल को ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो एक्चुअल जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ आपको बढ़ने से रोकेगा. मतलब जब आप अपने स्लीपर्स को, शूज को पीछे की तरफ घस रहे हैं तो देख रहे हैं आपको एक हल्का सा ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज रोक रहा है. तो जब आप पीछे की तरफ अपने चप्पल को धक्का देते हैं तो फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ मिलता है. एक्चुअली आप आगे ही मूव कर रहे हैं लेकिन आपका जो स्लीपर है वो पीछे की तरफ जा रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है. यहाँ पे न्यूटन के कंसेप्ट आते हैं. ओके, तो वो आपको अभी है नहीं, जब होगा तब मैं बताऊंगा. सो आप जब आगे बढ़ने के लिए ऐसे मान के चलिए ये जो आपके लेग्स है, तो आप लेग से क्या करते हैं, ये आपका शूज है, आप इसको जमीन को पीछे की तरफ धक्के देते हैं पैर से, तब आप आगे बढ़ते हैं. तो ये जब इस डायरेक्शन में जाएगा इस तरफ, तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा इसके अपोजिट, अगर हमारा शूज को हम इस तरफ धक्का देते हैं तो फ्रिक्शन हमारे को हमेशा आगे की तरफ डायरेक्शन में देता है, और फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है जब हम मोशन स्टार्ट करते हैं. वही आप उल्टा चलिएगा तो आप चप्पल आगे की तरफ, जैसे अगर मैं उल्टा चलता हूं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, पैर से चप्पल को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं. चप्पल को जब हम इस तरफ आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन हमको पीछे की तरफ मिलता है. ओके, तो फ्रिक्शन का जो डेफिनेशन है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू द अनदर ऑब्जेक्ट. क्या है डेफिनेशन, आपने क्या देगा, it is defined as the resistance to the motion of an object moving relative to the another object. इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है,
कोई भी प्रकार का आप काम करते हैं आपको रेजिस्ट करना है, जैसे बिजली में भी रेजिस्टेंस होगा वायर में। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, आप किसी भी प्रकार का, नॉर्मली हिंदी में अगर उसका मीनिंग देखें तो रेजिस्टेंस मतलब आप कोई काम करना चाहते हैं उसको काम करने से आपको रोकना, तो वो हो गया एक तरफ से, उसका इंग्लिश वर्ड हो गया रेजिस्टेंस। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई भी प्रकार का मोशन है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको मोशन के रिलेटिव मोशन क्या होता है, जब आप मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिलेशन में आपका क्या मोशन है। तो फ्रिक्शन फोर्स अकेला काम में नहीं आता है। पहले तो ये किसी ग्राउंड या किसी जिस चीज के बीच में फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, इसीलिए ये कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो अगर आप इसको, जैसे मैं इसको यहां पर भी रखता हूं और ऐसे ऐसे करता हूं तो इसमें फ्रिक्शन है, इसी के कारण धीरे 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 ये खराब हो जाता है। ओके, आपका चौक है, अगर मैं चौक से इस पे लिखता हूं, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखता हूं तो धीरे धीरे चौक खत्म हो जाती है। क्यों? वो फ्रिक्शन के कारण। जैसे मैं इसको नीचे खींचता हूं तो यहाँ पे चौक फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है और वो चौक धीरे धीरे कटने कम हो जाता है। वैसे ही आपका पेंसिल है, पेंसिल से आप लिखते रहते धीरे धीरे आपकी निब जो है पेंसिल की वो छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर आपने एक बॉल को अगर किक कर दिया तो बॉल हमेशा मूव करती रहती है, कभी नहीं रुकती। लेकिन ऐसा होता है कि आपके लाइफ में नहीं होता है। आप साइकिल चला के छोड़ देते हैं तो साइकिल आपकी चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, फ्रिक्शन नहीं होता तो। पर फ्रिक्शन है इसलिए आपका साइकिल रुक जाता है। ओके, तो फ्रिक्शन को बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज अ necessity, okay, necessary evil। मतलब ये सेंटेंस से बहुत चीजें पता चलती है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं होता तो हमारा लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता, बिल्डिंग्स टिक नहीं पाते। फ्रिक्शन बहुत जरूरी है लेकिन वो इविल भी है। इविल मीन उससे हमारा नुकसान भी बहुत होता है। जैसे आपका गाड़ी, फ्रिक्शन के कारण ही आपका गाड़ी गर्म होता है। ठीक है, धीरे धीरे हीट एनर्जी जनरेट होती है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। पिस्टन्स मूव करते हैं आपके चैम्बर्स के अंदर, इंजन के अंदर। ओके, पिस्टन्स होता है 2 पिस्टन 4 पिस्टन ऐसे, तो पिस्टन्स मूव करता है, उसके कारण क्या होता है, घर्षण के कारण। इसलिए उसमें आप ऑयल डालते हो ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। हाँ, फ्रिक्शन के कारण आपका इंजन हीटअप हो जाता है, ज्यादा वर्क कराओगे तो आपका इंजन जल जाएगा। तो फ्रिक्शन का काम है, जरूरी है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, लेकिन उससे हमारा नुकसान भी होता है। आपके फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका सोल कभी भी खराब नहीं होता। आपके जूते का जो सोल है नीचे का कभी भी खराब नहीं होता। आप एक ही सोल पूरी जिंदगी पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो कि आपके चलते चलते सोल घिस जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया फ्रिक्शन के बारे में। डेफिनेशन क्लियर, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटेड टू द अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब देखो, अब मैं बेसिकली एक तरीके से बताने की कोशिश करता हूं हाउ एक्चुअली फ्रिक्शन वर्क्स। देखो, यही वाला एग्जांपल बॉक्स है, इसको आप पुश कर रहे हैं और ये मूव नहीं करता। ठीक है, अब होता क्या है, आप देखोगे कि जो आपका सरफेस होता है, हमारा सरफेस कोई भी एकदम 100% स्मूथ नहीं होता है। क्या? 100% स्मूथ कोई भी सरफेस नहीं होता। क्या? कोई भी सरफेस नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं इर्रेगुलरिटीज होती है। अगर आप शीशा को भी देखोगे तो जो आपका मिरर है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो भी 100% स्मूथ नहीं होता, उसमें इरेगुलरिटीज होती है। उसके सरफेस में इरेगुलरिटीज मिलेगी आपको। मतलब वहां पे जो सरफेस एकदम चिकना होना चाहिए, कोई भी सरफेस आइडियल नहीं है, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में इरेगुलरिटीज होती है। उसी प्रकार ये जो सरफेस है जिस पर ये बॉक्स है और जो बॉक्स का सरफेस है, अगर मैं इसको थोड़ा दिखाऊं ऐसे, तो जो बॉक्स का सरफेस है ये, और ये है ग्राउंड का सरफेस। तो बॉक्स का सरफेस ऐसा होगा कुछ थोड़ा। ठीक है, ये है बॉक्स का सरफेस। ओके, और ये है ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे
बॉक्स का सरफेस। अब ये ग्राउंड का सरफेस भी ऐसा होगा, है ना, ठीक है। तो होता क्या है, ये मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ग्राउंड कौन सा है और बॉक्स कौन सा है। एक्चुअली मैं क्या समझाना चाहता हूँ ये आप देखो। ओके, ये है आपका ग्राउंड का सरफेस कलर्ड वाला, और जो अनकलर्ड है वो बॉक्स का सरफेस है। अब देखो ये क्या होता है, ये खुरदुरा जमीन है और बॉक्स का जो सरफेस है वो भी खुरदुरा है। तो खुरदुरा होने से क्या होता है, ये आपस में फंस जाते हैं, ठीक है। और जब आप इसको पुश करिएगा तो ये फंसे होते हैं, इसलिए आपको कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए जो इसको ओवरकम कर जाए। मतलब ये जो आपको रोक रहा है, ये जो खुरदुरा जमीन है आपस में लॉक हुआ है सरफेस, ये आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेगा। ऐसे आपको लगेगा कि स्मूथ है, आपके लिए प्लास्टिक ये भी स्मूथ है, पर ये एकदम स्मूथ नहीं है, इसमें इरेगुलरिटीज है। ये आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेगा। ये जो लॉकिंग हो जाती है, इसको ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और उस फोर्स के फैक्टर्स है वो मैं बाद में बताऊंगा। फ्रिक्शनल फोर्सेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं। लेकिन बेसिक अभी ऐसे खुरदुरा सरफेस में जब फंस जाता है, इसको हम धक्का देते रहेंगे। ये क्या है, यहाँ पे बॉक्स है ना। तो ये जब हम धक्का देते हैं इस तरह, तो ये लॉक होने के कारण खुरदुरा जमीन और खुरदुरा बॉक्स का जो सरफेस है और खुरदुरा ग्राउंड है, उसमें लॉकिंग होने के कारण ये मूव नहीं करता। लेकिन जब आप 3-4 आदमी मिलकर के इसको, 3-4 आदमी आपके पापा भाई फ्रेंड्स मिलकर के इसको पुश करते हैं, तो क्या होता है, इसमें इतना ताकत लगा दो कि ये जो लॉकिंग से ये टूट जाए। बहुत छोटे रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं और ये मूव करना लगता है, ठीक है। ये टूट जाएंगे ऐसे और ये आपस में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये बॉक्स आपका मूव कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। ह्यूज मींस नॉर्मली ओवरकम दिस, ये जो आपका खुरदुरापन है सरफेस का, इसी को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, तो एक्चुअल में होता क्या है, यही। अब मैं इसके फैक्टर्स पे जब जाऊंगा तब मैं आपको इससे एग्जांपल के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट था एक्चुअली हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया, हमेशा उसके अपोजिट या विपरीत दिशा में फ्रिक्शन काम करता है। ओके, सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ओके, पहले देखो आप पेज नंबर 130 पे आपका डायग्राम दिया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका डायग्राम दिया हुआ है ये, मान लो ये आपका एक सरफेस है और इस पे ये बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है और ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। इस बॉक्स पे आप अगर इस तरफ धक्का देते हैं तो फ्रिक्शन आपका जो काम करेगा वो इस तरफ काम करेगा। फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस तरफ। अब फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, प्रेजेंट यहाँ पे, है ना। जो दो सरफेस जुड़े हैं वहीं पे फ्रिक्शन होगा, ये नहीं कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। ओके, जब आप बॉक्स को इस तरफ धक्का देंगे तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा। अब उल्टा हो गया बाई चांस, मानो कि हम बॉक्स को इस तरफ धक्का देते हैं तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस तरफ हो जाएगा। ओके, सो फ्रिक्शन हमेशा जो भी आप मोशन में लाना चाहोगे उसके रिलेटिव में हमेशा अपोज करेगा फ्रिक्शन। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस सीधी बात है, बेसिक चीजें हैं। नेचर ऑफ सरफेस, आपका जो सरफेस है जिसपे आपको मोशन करवाना है ना, किस प्रकार का है। अब आपको पता है कि अगर आपका जमीन चिकना है, जगह चिकना है ना। अब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आप टाइल्स का जो फर्श है आपका वो स्मूथ होता है, क्यों, टाइल्स चिकना होता है, उस पर आप इजीली चल पाओगे। या फिर जो पत्थर का रोड है, ऊपर खापर पत्थर निकले हुए उस पर अगर आप एक बॉक्स को रखोगे और उस पर धक्का देने का कोशिश करोगे
जिस पर ऊपर काबर नुकीले पत्थर निकले हुए जैसे अपने रोड्स रहते हैं, है ना, चिकना रोड नहीं रहता जिसमें सिर्फ पत्थर रखा आता है, अगर उस प्रकार के रोड पर आप बॉक्स रखेंगे बड़ा सा, उसको पुश करने का कोशिश करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट मिलता है? आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता है। और वही बक्से को आप टाइल्स के सरफेस पे रख दीजिए और उसको खींचिए, धक्का मारिए, पुश कीजिए, किक करिए, कुछ भी करिए, वो मूव करेगा, उसको उतना एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं नेचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब है? फ्रिक्शन इज लेस फॉर स्मूथ सरफेस। कौन सी सरफेस? स्मूथ सरफेस। एंड मोर फॉर रफ सरफेस। ओके, अगर आपका रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ योर बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। अब आप बताइए, वही जो बॉक्स है उसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो जो बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं, अगर वो छोटा सा बॉक्स है तो आप उसको इजीली खींच सकते हैं, है ना। आप छोटा सा बॉक्स है, उसमें वजन कम है, वही अगर बड़ा सा बॉक्स है आप उसको मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन का फैक्टर किससे होता है? आप इसके बारे में 9th या 11th में पढ़िएगा, इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, और जो भी है उसमें रिजोल्यूशन होता है कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं ग्रेविटी का। ओके, ग्रेविटी के कारण क्या होता है? फोर्स पड़ता है, ठीक है, तो वो जो है वो ऐड हो जाता है, उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाता है। तो वो आप तब पढ़िएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली लेकिन नॉर्मल एग्जांपल से आप क्या सीखते हैं? कोई छोटा चीज, छोटा हल्का है, मान के चलो 1 किलो या 2 किलो या 4 किलो का गाड़ी है, 5 किलो का, आप उसको धक्का देते हैं वो मूव करता है। ओके, पर वही अगर मैं एक बड़ा सा ट्रक ला देता हूं, आप उसको धक्का कर देते तो वो मूव करता है? नहीं करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन जो है वो वेट के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। वेट बोलो या मास और वेट अलग चीजें होती है, धीरे धीरे आप सीखोगे। और तो फैक्टर्स जो है दो चीज पे असर करता है, एक नेचर ऑफ द सरफेस, एक वेट ऑफ द बॉडी। सो greater the weight, more the friction. Lesser the weight, lesser the friction. Okay, जितना ज्यादा आपका वेट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना कम वेट होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। ओके, सो ये सब प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। रब करता हूं। सो नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज kinds of, one point is there, frictional force is self-adjusting in nature. So what we mean by this term? Frictional force is self-adjusting in nature. देखो कोई चीज है आपसे हिल नहीं रहा, पहले आप उस पर हल्का सा फोर्स लगाते हो, नहीं हिलता है आपसे, फिर आप क्या करते हो? थोड़ा और फोर्स लगाते हो। तो ये एक सेंस में आता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उतना ज्यादा आपको धक्का अपोज कर रहा है फ्रिक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सेंटेंस दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। मतलब जैसे जैसे आप फोर्स को लगा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करता है। एडजस्ट कैसे करता है? ये हमारा एक्चुअली फ्रिक्शन एक कंसेप्ट है फिजिक्स के बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए, इसको स्यूडो फोर्स में लाया जाता है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, पर काम में कब आता है? जब आप रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं तब ये एग्जिस्टेंस में आता है, अदरवाइज इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप रेस्ट पे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, अनटिल अनलेस आप मूव करने की कोशिश करें तब तक फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना, जैसे
ऑटो फोकस हो गया या ऑटो पायलट हो गया, अपने आप काम करना, वैसे ही फ्रिक्शन भी अपने आप काम करता है। कैसे? जैसे कोई चीज है इसको मैं पुश करता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर कोई नॉर्मल चीज है, जैसे मान के चलो मैंने 500 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश करने की कोशिश किया, मैं हल्का सा धक्का दूंगा, नहीं हो पाएगा, फिर मैं और धक्का दूंगा, तो जैसे ही आप कस के धक्का दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे से आपको कस का धक्का मिल रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, और आप कस के धक्का दोगे आपको लगेगा नहीं मेरे को तो और धक्का लगा। फिर आप क्या करोगे, किसी को हेल्प के लिए बुलाओगे, फिर जब सब मिलकर के फोर्स दोगे तो एक पर्टिकुलर एक लिमिट होती है फ्रिक्शन की, उतना तक वो झेल सकता है, लेकिन अगर उसके आगे रहा तो वो रुकेगा, रोक नहीं पाएगा मोशन को और मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही जब आप मिलकर के कुछ ज्यादा ही लोग मिलकर के फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है यही होता है कि जब तक आप फोर्स लगाते रहेंगे, जब तक आप Cause I can see the sun light up the sky, so I hit the road in overdrive. So as I was telling you कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट रहता है फ्रिक्शन, मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन को इम्पीड करने का, कि मतलब फ्रिक्शन उसको रोक के रखता है, पर एक लिमिट आता है कि जब इतना फोर्स उसको मिल जाता है तो उसके ज्यादा वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक तो कोई आप चीज किसी को धक्का मार ही नहीं सकते और कोई चीज मूव कर ही नहीं पाता, ठीक है, तो कुछ लिमिट तक वो आपको रोक के रखता है कि हाँ इतना आपने फोर्स लगाया, ओके फ्रिक्शन यहाँ तक आपको रोक के रखा है, पर जैसे आप उससे थोड़ा ज्यादा होते हैं तो आपका चीज मूव करता है, धीरे धीरे मूव करने लगता है, और आप एकदम ज्यादा लगाएंगे तो अचानक से आपका मोशन में आ जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट था सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, हाउ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है वो बेसिकली आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड द थर्ड वन इज rolling friction. Okay, so what we mean by all these 3 terms? So static friction, as the name suggests, static मतलब एक जगह, हम बोलते हैं ना स्टैचू होता है एक जगह रुका हुआ है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मीन्स normally at rest, or okay, basically you can understand by at rest, मतलब एक जगह पे जो चीज रुकी हुई है उसको बोलते हैं स्टैटिक। ओके, एज इफ आई एम हियर, ओके, सो आई एम इन स्टैटिक पोजीशन, आई एम स्टैग्नेंट, आई एम एट वन प्लेस, आई एम नॉट मूविंग। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले इन द केस जैसे कि इस पर है, ठीक है, ये बॉक्स ए, ये बॉक्स बी, तो मैं अगर इसको धक्का देता हूं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन। ओके, अगर मैं इसको इस तरफ धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा। ओके, सरफेस का जहां कांटेक्ट है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे आएगा? मैंने जैसे बताया कि फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, कुछ लिमिट होगा तब तक ये इसको मूव नहीं करने देगा, पर उससे जैसे ही ज्यादा हमने फोर्स लगाया तो ये बॉक्स पे मूव करना शुरू करेगा, है ना। तो यहां पर जो फोर्स आता है जब आपका सरफेस है जो कांटेक्ट में एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई इंक्लिनेशन नहीं, कुछ नहीं, तो जो आपका फोर्स यहाँ पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब आपका सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल है, there is no any sort of inclination present here. Okay, so for horizontal contact of surfaces, the force of friction which comes into play is called static friction. Okay, now we come to sliding friction. हाँ, इसी में एक टर्म आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, कि जो मैक्सिमम फोर्स जो ये रोक सकता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके,
जितना मैक्सिमम फोर्स को ये रोक पाएगा उतना ही उस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है। फ्रिक्शन भी फोर्स है और आप भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो मैक्सिमम फोर्स जब तक ये बॉक्स के आपका मूव नहीं करता है तो वो जो फोर्स होता है वो आपका हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, ये सब फॉर्मूलेज रहते हैं इनके थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट। ओके, सो नाउ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा केस, ये एक बॉक्स है, अब इस पे मैंने एक बॉक्स रख दिया ऐसे, ठीक है। अगर ये ज्यादा टेढ़ा है तो ये बॉक्स अपने आप फिसलेगा, है ना, अपने भाषा में बोलते हैं ससरने लगना, है ना, ये नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, इसी बॉक्स को ऐसा बनाया मैंने, बॉक्स ए बॉक्स बी, अब चांस है या तो फिसलेगा या तो नहीं फिसलेगा। तो जब आपका सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल ना होकर के ऐसा टेढ़ा हो जाता है तो ये जब भी फिसलने का ऑप्शन होगा, कोई भी चीज फिसल सकता है, तो यहां पर जो कंसेप्ट आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन आता है? स्लाइड मतलब आपका फिसल पट्टी होता है ना, उसी प्रकार से जो जैसा कोई भी चीज होता है जिस पर वो चीज फिसल सकता है, तो जो आपका कंसेप्ट आता है फ्रिक्शन का वो आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंक्लिनेशन से मैटर करता है, कितना आपका जो सरफेस है वो कितना टेढ़ा है, जितना ज्यादा टेढ़ा उतना कम वैल्यू, जितना कम टेढ़ा उतना ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रहेगा। इसका भी क्या है, यहां पर है आपका धरती नीचे है तो ये बॉक्स इधर जाएगा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां होगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन। एरो क्या बताता है? एरो बताता है डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन है। ये इस तरफ गिरेगा बॉक्स ए, तो फ्रिक्शन है यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन सब के कोएफिशिएंट्स रहते हैं। ओके, नॉर्मली फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन कॉस थीटा करके, ठीक है। सो जो म्यू एस रहता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन का म्यू आर हो जाता है ना। तो ये अभी आप लोगों को समझेगा नहीं क्योंकि आपके से सीनियर लेवल के कंसेप्ट्स है, तो उसमें कॉस थीटा साइन थीटा भी आपको ये नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे ना 10th में, ठीक है। फिर आता है अपना रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या है? देखो आपका सूटकेस है, आपका सूटकेस को आप रख दो, उसमें चक्के नहीं, और आप उसको घसीटने का या धक्का मारने का कोशिश करो, क्या हो जाता है? वो आपसे नहीं मूव करता है। पर वही चीज जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा सूटकेस नहीं उठा पाता है, लेकिन आप सूटकेस को क्या करते हैं, नीचे में चक्के हैं, आपने उसका हैंडल पकड़ा दिया, बच्चा ऐसे लेकर के निकल जाता है ना। बच्चा आराम से उसको ऐसे पकड़ता है और ऐसे चलता है। आपका नीचे एक चक्का व्हील से क्या हो जाता है, आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हो, और फ्रिक्शन रिड्यूस होने के कारण आपको ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही जैसे ये है आपका सूटकेस और इसमें चक्के लगे रहते हैं, और इधर एक हैंडल होता है जो आप पकड़ के ना इसको लेके चलते हो। ये व्हील्स के कारण क्या होता है, आपका फ्रिक्शन जो है घट जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है आपका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ये घट जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, तो जो फ्रिक्शन है वो एक और फैक्टर पे काम करता है, वो है एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना ज्यादा एरिया होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, आप जितना उसको कम कर देंगे उतना कम होगा। इसलिए आप कभी भी फैन चलता है, आप अपने फैन को टच करके देखो, फैन को ऑफ कर दो चलने के बाद, और उसको जाकर के टच करोगे आपको वो हीटेड मिलेगा। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। उसमें बॉल होते हैं, बॉल बेरिंग, साइकिल होता है, साइकिल में भी गोल गोल बॉल बेरिंग्स होते हैं, तो जो आपका एक्सल के अराउंड पैडल घूमे, साइकिल घूमे रिंग में, ये सब क्या होता है, अगर वो छोड़ दे उसकी जगह तो आपका फ्रिक्शन बहुत होगा, और वो बॉल बेरिंग डालने के कारण आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है और आप इजीली उसको चला पाते हैं। ठीक है, साइकिल चलाने में आपको दिक्कत नहीं होता। जो भी चीज घूम रहा है याद रखो उसमें बॉल बेरिंग है, चाहे वो मिक्सर का मोटर है, कुछ भी है, सब चीज के अंदर बॉल बेरिंग फिक्स है। और ये फंडा है, ये कंसेप्ट है रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, इसलिए जो बोलते हैं कि आदिवासियों ने व्हील का खोज किया, चक्कों का खोज किया, वो सदी का उस समय का सबसे बड़ा खोज था। क्यों?
क्योंकि आपके पास अगर कोई सर्कुलर चीज है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। ऐसे मान के चलो ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, ठीक है, यही है। इस पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, इतना है। अब यही देखो, ये आपका वही बॉक्स है, अब इस पे मैंने डाल दिया चक्का। यहाँ पर जो इतना बड़ा एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर कितना बड़ा है, सिर्फ एक ये और एक ये, एरिया ऑफ कांटेक्ट घट गया है ना। इसी प्रकार से एरिया ऑफ कांटेक्ट घटने से फ्रिक्शन घट जाता है और आप इजीली चीज को मूव कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। इसका सबसे ज्यादा योगदान है सब जगह, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, आपकी गाड़ी, साइकिल, सब जगह पे आपका क्या होता है, जहां पर भी कोई चीज घूमना है, पंखा है, कूलर है, जहां मोटर है, सब जगह पे रोलिंग फ्रिक्शन काम आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट घट जाता है तब आपको दिक्कत नहीं होता, आपका एनर्जी बचता है, हीट एनर्जी। देखो फ्रिक्शन से, अच्छा मैं बताऊंगा वो, तो अभी पहले इस पे आया रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, तो ये व्हील्स जब भी आता है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट घट जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है और आप हमेशा इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, इसलिए फैक्ट है कि सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। आप जमीन पे बैठिए, ओके, और अपने आप को आगे मूव कराने की कोशिश करिए, आप अपने आप मूव कर पाते हैं, पर आप फिसल पट्टी पे बैठिए, जो कि आपका स्लाइड होता है। स्लाइड ऐसा होता है, यहाँ सीढ़ी होता है, ऐसे 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 ऊपर चढ़ते हैं, आप ऐसे आते हैं। अब आप यहाँ पे बैठ जाइए और आप अपने आप को थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, आप अपने आप यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ गिरे, फिर आप वापस आते हैं, सीढ़ी चढ़ते ऊपर जाते हैं, है ना। आप ऐसा खेलते पार्क में, यहाँ पर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। आप जमीन पे बैठिए और अपने आप को मूव करने की कोशिश कीजिए, आप नहीं मूव कर पाएंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन का वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, ओके। इससे ज्यादा वैल्यू जो होता है, इससे जो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, ओके। और सबसे जो कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब इक्वेशन क्या बनता है आपका, स्टैटिक is greater than sliding is greater than rolling। मैथ्स में पढ़ा होगा ये greater than सिंबल, है ना। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, उससे जो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे जो कम वैल्यू होता है फ्रिक्शन का होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ओके। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये बेसिक कंसेप्ट है। So the next topic is friction is a necessary evil। तो जो फ्रिक्शन है वो हमारी लाइफ में जरूरी है, ओके, बिना उसके काम नहीं होगा। Why is it like that? Friction is a necessary evil। अब फ्रिक्शन का हमारी लाइफ में जरूरी क्यों है? मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले चैप्टर के आपको मैंने बताया फ्रिक्शन का हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता, हमारे हाथ, मेरे हाथ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, मैं कभी इसको पकड़ ही नहीं पाता। आपके बोर्ड के बीच में और इंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये कभी लिख ही नहीं पाता। आपके पेन और आपके पेपर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो इंक आपका कभी पेपर पे नहीं टिकता। आप ऐसे करते पेपर आपको लिखने के बाद पेपर पूरा खराब हो जाता, ओके। पेंसिल से आप नहीं लिख पाते क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। आपका जो घर है वो नहीं टिक पाते एक जगह पे। साइकिल आप चलाते तो आपकी साइकिल हमेशा चलती रहती। आप एक बार भागना शुरू करते तो आप जिंदगी भर भागते ही रहते। आपने एक बार बॉल को मार दिया तो बॉल जाता ही रहता, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए फ्रिक्शन जरूरी है। और ये सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अब इविल क्यों? इविल का मतलब होता है शैतान या राक्षस, है ना। तो इविल क्यों? जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप अपना पंखा चलाइए और पंखा 1-2 घंटा चलने के बाद आप जाकर के उसको ऑफ करिए, उसके बाद जब रुक जाए तो उसको टच करके देखिए, आपको हीटेड मिलेगा, वो गर्म हो गया होगा। आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है ना। आपका मिक्सर चलता है तो वो गर्म हो जाता है। कोई भी चीज है वो गर्म क्यों हो जाता है? जहां पर रोलिंग फ्रिक्शन है।
फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, घसता है। आप देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप अपना हाथ लीजिए, ऐसे 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 घसीए। ओके, आपने जब ऐसा किया आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके हाथों के बीच में जब आप हाथ को घस रहे हैं तो ये हीट हो रहा है, अंदर में हीट होता है, इसलिए सर्दी में आप ऐसे 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 करते हैं, है ना। क्या है, इस सरफेस के बीच में और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो ये हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है। वैसा ही कहीं पे भी दो सरफेस जब आपस में मिलता है, ऐसे ऐसे घसता है, तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी आपको नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट आपका एनर्जी वेस्टेज हो रहा है। वो एनर्जी जो आपको चाहिए प्रोडक्ट काम करने के लिए, वो आपका हीट एनर्जी बन करके डिसिपेट होता है। ओके, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड अननेसेसरी एज वेल एज एन इविल। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट, जैसा मैंने आपको बताया अभी, उसके जो फैक्टर्स है, व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड व्हाई फ्रिक्शन इज एन इविल, आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आपके एग्जांपल्स दिए हुए। जैसे कि आपका साइकिल आपका कैसे रुकता है, आप क्या सोचते हैं, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो उसके जो ब्रेक्स लगे होते हैं, ब्रेक पैड्स, वो साइकिल के रिम पे घसते हैं। ओके, तो वो घसने के कारण क्या होता है, रुक जाता है वो। पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज घसेगा तो हीट होगा, वो रबर धीरे धीरे टूटने लगता है, या घसने के कारण निकल के वेयरिंग होकर के, जैसे आपके सोल इतने मोटे रहते हैं और चलने के कारण धीरे धीरे घस के निकल जाते हैं, वैसे ही वो ब्रेक पैड भी घस घस के निकल जाता है, और इसलिए धीरे धीरे आपका ब्रेक चला जाता है, तो फिर आप वापस से ब्रेक पैड चेंज करवाते हैं। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में, ये आपको जाना है, उसको पढ़ना है। ओके, इट इज नॉट दैट आई एम टीचिंग यू हियर दैट यू डोंट नीड योर टेक्स्ट बुक टू स्टडी। ओके, यू हैव टू स्टडी योर टेक्स्ट बुक। ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी किताबें नहीं पढ़नी है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको अपने टेक्स्ट बुक, मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब आपको आपके बुक में जो एग्जांपल्स है उसके थ्रू उसको इंप्लीमेंट करना है, आपको समझना है कि एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। ओके, देन ओनली आपका जो ग्रास्प है साइंस पे मजबूत होगा। अब हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है नेसेसरी इविल है, तो अब इससे हीट एनर्जी जनरेट होता है और भी बहुत सारे चीज। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सके, इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हाउ वी कैन रिड्यूस दिस? सो देयर आर मेनी थिंग्स। पहला, मेकिंग द सरफेस स्मूथ। जैसे कि मैंने बताया था, फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेसेस के बीच में रहता है। तो अगर आपका जो सरफेस है वो अगर आपने चिकना कर दिया, सरफेस को स्मूथ कर दिया, है ना, तो सरफेस को स्मूथ करने से आपका क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी में आ जाता है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मीन्स क्या, उसमें आप कोई ऐसा चीज डाले, चाहे पाउडर डाल करके, जैसे कैरम बोर्ड में आप खेलते हैं, आपका कैरम बोर्ड में आप मोटिव स्ट्राइकर को हिट करते हैं और आपके जो पीसेस है वो उसको हिट नहीं हो रहा है, आप बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन बढ़ गया, तो आप क्या करते हैं, उस पर पाउडर डाल देते हैं। तो उस पाउडर से क्या होता है, आपका कैरम बोर्ड जो है स्मूथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, ये जो पाउडर था वो क्या हुई, लुब्रिकेशन। आपकी गाड़ी के अंदर इंजन है, इंजन आपका हीट होने लगता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल। ओके सर, ये सारा जो काम है क्या करता है कि हमें सरफेस को स्मूथ बनाना है। ग्रीजिंग क्या करते हैं हम लोग, है ना, ग्रीज ऐड करते हैं बॉल बेयरिंग्स के अंदर। जब आपका साइकिल रहता है उसके अंदर जो बॉल बेयरिंग्स रहते हैं उसको हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है, ऑयली फैट चीज है, फैटी है ना, फैट है तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, वो सरफेस को स्मूथ करता है ताकि अंदर उसको रोटेट होने में दिक्कत ना हो। ओके, तो ये सारा है। द सेकंड वन इज by making streamlined bodies. कभी आपने सोचा एरोप्लेन का शेप आगे से ऐसा क्यों रहता है ना? आपकी डॉल्फिन या मछलियां होती है वो भी ऐसी ही रहती है ना, है ना, डॉल्फिन वगैरह भी ऐसी रहती है, ऐसे मूव करती है, वो प्लेन भी ऐसे मूव करता है। आप कभी भी साइकिल चलाते होंगे तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा
आप साइकिल चला रहे हो, आपको हवा ज्यादा लग रहा है, आप डक कर लेते हो अपने आप को, छोटा सा साइज बनाते हो और आपको हवा का प्रेशर नहीं पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें ये सब क्या है, आप जो डक करते हो साइकिल चलाते चलाते ऐसे चला रहे हो और आप अपने आप को ऐसे कर लेते हो, तो क्या होता है, अब आपका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? आपको फ्रिक्शन कम मिल रहा है, एयर का जो फ्रिक्शन है वो आपको कम मिल रहा है। ये जो शेप्स है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। और इन शेप्स को ही स्टडी करने के बाद हमने ऐसे शेप्स बनाए। ये कहते हैं नेचर से सीखना। हमने नेचर को ऑब्जर्व किया, चिड़िया को देखते हो, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया का आगे चोंच होता है, चोंच होता है, वैसे पतली सी रहती है शरीर। तो हमने नेचर को स्टडी किया और नेचर को स्टडी करने के बाद हमने डिजाइन्स बनाए। ओके, सो इसको कहते हैं टू लर्न फ्रॉम द नेचर। तो स्ट्रीमलाइन शेप आपको समझ में आ गया। देन व्हाट वी कैन डू, वी incorporate wheels in our design. आज से 10 साल पहले जितने भी सूटकेस आते थे नॉर्मली उनमें चक्के नहीं होते थे, पर आज के डेट पहले सूटकेस आते थे वो नॉर्मली रहते थे, वी हैड टू कैरी दैट थिंग and then we have to move. Okay, but now what we do, there are wheels provided for our comfort. So what we do, we just hold the handle, tilt it and we walk like this. Okay, तो okay वो easy है. Why? Because wheels में क्या आता है, rotation friction. Okay, कौन सा फ्रिक्शन आता है, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन आता है, रोटेशन बोल रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट का सेम। सो द टर्म आई फॉरवर्ड द टर्म, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो व्हील्स के कारण रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। ओके, सो जब हम व्हील्स यूज करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमारा लाइफ इजी हो जाता है। फिर बॉल बियरिंग्स का यूज करके, ओके, बॉल बियरिंग्स का यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी चीज है जिसमें मैकेनिज्म है, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका रोटेट कर रहा है, तो उस प्रकार के मोशंस के लिए हम क्या करते हैं, बॉल बियरिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने मैकेनिज्म में, और बॉल बियरिंग्स क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ओके, सो दिस इज देयर। देन मैंने बताया कि आपको पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब लुब्रिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है, सरफेस स्मूथ। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज बाय यूजिंग सोप सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन क्या है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर फर्श पे अपना सोप सॉल्यूशन डाल देते हो तो टाइल्स पे, टाइल्स आपका वैसे भी स्लिपरी रहता है, उसमें पानी डाल दिया तो भी बहुत फिसलन, अगर उस पर आपने सोप सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे साबुन का लिक्विड बना करके घोल और आपने डाल दिया, वो बहुत फिसलन पैदा करता है, उससे आदमी गिर जाते हैं, चोट भी लग जाती है। ओके, तो इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, जहां पर बहुत फाइन आपको मशीनरी यूज करनी है जो ग्राइंडिंग वगैरह के लिए, तो आप क्या करते हो, उसको सोप सॉल्यूशन में डाल देते हो, सोप सॉल्यूशन फ्रिक्शन कम कर देता है। ओके, सो अब चीजें हैं, सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं है कि हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस ही करना है, कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि हमारा फ्रिक्शन जो है बढ़े। जैसे कि ऐसे एग्जांपल, अब जैसे आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो आप चाहेंगे कि जो आपका जो जूता है वो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो शूज होते हैं आपने देखा होगा, मान के चलो ये शूज है आपके, ओके, शूज में आपने देखा होगा स्पाइक्स होते हैं, है ना, नॉर्मली छोटे छोटे कील है, प्लास्टिक के हो चाहे इसके हो, लोहे के हो, है ना, स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको ग्रिप मिले। क्यों? क्योंकि ये नुकीले होते हैं, जहां घुसेगा तो वहां का जगह पे होल्ड करेगा। वैसे ही जो माउंटेन्स पे जाते हैं उनके में बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं, इसके माउंटेनियस। ओके, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनके जो जूते होते हैं, अगर वो नॉर्मल जूते पहन के जाएंगे तो बर्फ पे पिघल जाएंगे, तो उनके जूतों में ऐसे बड़े बड़े कील होते हैं। आपका डायग्राम दिया है पेज नंबर 134 पे। ओके, तो उसमें दिया है। फिर आपके जो व्हील्स होते हैं, गाड़ी के, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, एरोप्लेन के, एनी सॉर्ट ऑफ व्हील्स, उसमें ट्रीड्स दिए जाते हैं। ट्रीड्स मतलब उसमें लाइनिंग होती है, अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिए होते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो स्मूथ रहेगा चक्का, तो फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, और जब भी ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो जब आपकी गाड़ी का
स्ट्रेस चला जाता है तब आपको समझ में आ जाता है अब गाड़ी फिसल रही है, तो अब हमको जाकर के गाड़ी का चक्का चेंज करवाना है। ओके, सो उस जगह पे आपको फ्रिक्शन चाहिए ताकि आप जहां ब्रेक मारे गाड़ी वहां रुक जाए। अगर वहां आपने फ्रिक्शन कम कर दिया तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी, आपकी गाड़ी फिसल जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप हॉस्पिटल में जाएंगे। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स में हमको क्या किया, फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। ओके, लाइफ सेविंग चीजें इसमें, ठीक है। सो हम फ्रिक्शन बढ़ा भी सकते हैं, फ्रिक्शन घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है कंसेप्ट फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड फ्रिक्शन, व्हाट वी मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कोई भी चीज जो मूव कर सकती है, मतलब फ्लूइड में क्या आ जाएगा आपका, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, सो आपका लिक्विड और गैस दोनों मूव कर सकता है, सो दे बोथ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। ओके, अब इनके कारण फ्रिक्शन मिलेगा कि नहीं। आप साइकिल चलाते हैं, ओके, साइकिल चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है आगे से हवा आपको रोकती है ना, अगर आप हवा के साथ जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, स्पीड मिल जाता है। अगर हवा आगे से आ रही है, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप कितना भी तेज चलाए, जितना तेज करेंगे उतना जल्दी थक जाते हैं, है ना। तो आपको पता है कि हवा क्या करता है, आपको रोकता है। वैसे ही पानी, आप नॉर्मली भागते हैं बहुत तेज, पानी में जैसे ही जाते हैं आपका मोशन स्लो हो जाता है, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके मोशन को रोकने का कोशिश करता है कौन, पानी। आप यहाँ इतना तेजी से हाथ घुमा सकते हैं, पर पानी के अंदर आप हाथ घुमाते हैं इतना तेजी से नहीं घुमा सकते ना। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन होता है। आपका बेस्ट एग्जांपल है, आप देखो पानी को आप डालोगे, पानी का 4 बूंद डालो, एकदम तेजी से मूव करता है कोई सरफेस पे। मान लो मेरे पास ये बुक है ना, तो इस बुक के सरफेस पे मैं अगर पानी का 4 बूंद डालूंगा फट से चला जाएगा, ऑयल का डालूंगा वो भी चला जाएगा। पर अगर मैं शहद का 4 बूंद डालूंगा तो शहद बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है ना। तो ऐसे कंसेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे हम लाते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड और गैसेस के कारण जो फ्रिक्शन आता है उसको कहते हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं है, ये सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आपको सिर्फ एक मेन पॉइंट दिया है इसमें, क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस इज लेसर देन बिटवीन टू सॉलिड्स, ठीक है। और मेन दूसरा दिया है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ओके, ये मेन चीज है आपका। हाउ कैन यू डिफाइन ड्रैग? ड्रैग इज डिफाइंड एज द frictional force exerted by fluids, or you can say fluid friction is called drags. Okay, so अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके भी कोई फैक्टर होंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के। फ्लूइड फ्रिक्शन के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। पहला क्या होगा, आप कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, उतना डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हैं धीरे धीरे, आप खड़े हैं और पानी में रुका हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं, पर आप खड़े हैं और पानी आगे से आ रहा है एकदम बहुत तेजी से, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। ये बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं। आगे से हवा आ रही है, आपको बहुत दिक्कत होगा साइकिल चलाने में, आगे बढ़ने में। तो पहला क्या है, स्पीड ऑफ फ्लूइड, है ना। अब देखो, अब जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, वो क्या है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसलिए बताया था स्ट्रीमलाइन शेप। मछलियों का शेप हमारे जैसा रहता है, हमको बाहर रहना है पानी में, पानी के अंदर जो भी रहता है उनका शेप देखते हो, ऐसा करके बीच में मोटा फिर वापस पतला, पहले पतला होता है फिर बीच में मोटा होता है फिर पतला होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। तो जो बेसिक है, पहला तो हो गया स्पीड ऑफ फ्लूइड, दूसरा क्या होगा, शेप ऑफ
ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होगा सोचिए, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा नेचर ऑफ द फ्लूइड। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे पहला पानी है, पानी ऐसे जाएगा, वही अगर मैंने शहद डाला, शहद धीरे धीरे जाएगा, है ना? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना, किस प्रकार का फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी क्या है, तो उसके हिसाब से उसकी फ्रिक्शन जो होगा, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन वो भी चेंज होगा। जिसका डेंसिटी कम उसका फ्लूइड फ्रिक्शन कम, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा। आप देखोगे ये लैमिनार फ्लो होता है, जो लिक्विड्स वगैरह का होता है लैमिनार फ्लो होता है, ये सब के बारे में आप आगे पढ़ोगे। अभी मैं इतना पढ़ा देता हूँ जो आपका सब्जेक्ट में है, ठीक है, बाकी का आप आगे पढ़िएगा। सो द लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ फ्लूइड। डायरेक्टली क्या बात कर रहे हैं हम एक तरह से उसकी डेंसिटी के बारे में। ओके, ये भी मैं बता ही देता हूँ डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी मतलब उसका घनापन कितना है। शहद देखते हो कितना घना होता है, शहद में से लाइट नहीं जा सकती, पानी में से लाइट चला जाता है, तेल में से थोड़ा बहुत। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी क्या है, द मोर इट्स डेंसिटी द मोर फ्रिक्शन दैट फ्लूइड विल ऑफर। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट।